वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट निकालें जो कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें क्या दे रही होती है, उसकी वर्क दे रही होती है। वर्क जब किसी ऑब्जेक्ट पे होता है तो उसकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या सादा लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्क करना। वर्क कौन करता है, तो बाय द वे वर्क करने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत होती है, और फोर्स जब लगता है ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स को क्रेडिट दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कुछ फोर्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट पे ऊपर वर्क नहीं करती, कोई भी ऐसी फोर्स जिस प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी, उसकी डायरेक्शन में नहीं होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करती। कोई भी ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, वो ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करता है, और कोई भी ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो उस पर नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव वर्क के केसेस में नॉर्मली जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी की कन्वर्जन होती है, वो कन्वर्जन नहीं होती। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट को घसीट के आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसकी हमने जो फोर्स लगाई है उससे हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें उस हीट और साउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो वर्क या वो चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्टेड एनर्जी या लॉस्ट एनर्जी में भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क। अभी तक हमने ये वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें ये कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी कि वर्क क्या होता है, वर्क किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। फॉर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑफ जनवरी फरवरी 2020, फरवरी मार्च 2020 का हम एक सवाल डिस्कस करने जाएंगे आज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस पेपर हैपेंड, ये पेपर हो गया था, ठीक है। और उसमें से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सॉरी 20 का नहीं बल्कि फरवरी 19 का, सॉरी फेब मार्च 2019 का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन वुड बी डिस्कसिंग मैनी थिंग्स विद यू, काफी सारी चीजों को एक साथ आपसे डिस्कस करेगा। तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट क्वेश्चन इज। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। दिस इज अ paper of, if you know want to know that this is February March 2019, sorry, paper 22, and the question is question number 2, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पहले क्वेश्चन में तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड या एरर्स अनसर्टेनिटी का सवाल होता है। द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ काइनेमेटिक्स। नॉर्मली इस क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपसे एक सवाल अब स्टार्ट हुआ है। अ मैन वेयरिंग अ विंग ग्लाइडर्स थ्रू a man wearing wingsuit glides through the air with the constant velocity of 47 meters per second at an angle of 24 to horizontal. The path of the man is shown in figure 2.1. तो एक आदमी जो है वो ग्लाइडर सूट पहन के उड़ रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एंगल पे, 24 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टल से। द टोटल मास ऑफ द मैन एंड द विंग सूट इज 85 किलोग्राम। आदमी का उसके विंग सूट के साथ जो मास है वो 85 किलोग्राम है। द मैन टेक्स 2.8 मिनट्स टू ग्लाइड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी तक ग्लाइड करने के लिए उसको कितना जो है वो टाइम लगता है, 2.8 मिनट्स का लगता है। विद द रेफरेंस ऑफ मोशन स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ही इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ये ग्लाइडर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है जी? इज दिस ग्लाइडर मैन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? नहीं सर, लीनियर मोशन तो कर रहा है। नो सर।
इट इज डूइंग लीनियर मोशन, तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा जी, क्या इसका कुछ ना कुछ मास है? 85। जी सर 85। 85 है, और इसकी एक्सेलरेशन आप जीरो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो। 80। जीरो न्यूटन। Zero Newton. If the sum of all forces acting on the object is zero, the object is said to be in. इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ये तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सर यहाँ पे वेलोसिटी तो नजर आ रही है ना। वेलोसिटी नजर आ रही है, लेकिन वेलोसिटी का तो कोई जिक्र ही नहीं है इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन के अंदर। सर वेट का फोर्स काउंट करें। वेट का फोर्स काम कर रहा है। वेट का बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेट का फोर्स भी यकीनन किसके बराबर होगा फिर? सर एक मिनट सवाल ऊपर करिए, सवाल पढ़ना है। जी, an object in state of rest will remain in state of rest. An object in state of motion will remain in state of motion until an external force is applied on it. जनाब ये ग्लाइडर मैन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास हमने इक्विलिब्रियम की दो किस्में पढ़ी हैं, ठीक है। पहली तो बात है हमने मोशन की दो किस्में पढ़ी हैं, कौन कौन सी होती हैं? लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा होता अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, नॉट रोटेट। अगर वो किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। लीनियर मोशन की या लीनियर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, लेट्स मी राइट इट प्रॉपर्ली, अगर मैं लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो लीनियर इक्विलिब्रियम फर्दर डिवाइड होती है दो चीजों में। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। सर अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स ऊपर नहीं है तो इज इट इन इक्विलिब्रियम? यस वीरान, वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग। तो लीनियर इक्विलिब्रियम की दो किस्में होती हैं। दो किस्मों में एक किस्म होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से ही जाहिर है, स्टैटिक मींस रेस्ट, यानी इस इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहता है? रेस्ट के अंदर, मूव नहीं करता। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव करता है बट विद विच वेलोसिटी? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है उसके अंदर? जीरो। ठीक है जी, प्लीज राइट इट डाउन। मैं लिखवा देता हूं इसको वर्डिंग्स में। पहले हम लोग अपनी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर देंगे। लिखिएगा। अभी आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं सर? हाँ, मैं आपको जो है ना मैं लीनियर इक्विलिब्रियम के बारे में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम हैज टू टाइप्स। लीनियर इक्विलिब्रियम हैज टू टाइप्स। लीनियर इक्विलिब्रियम लीनियर मोशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, रोटेशनल से नहीं है, ओके। लीनियर इक्विलिब्रियम हैज टू टाइप्स। number one static equilibrium. Linear equilibrium has two types. Number one, static equilibrium. In static equilibrium,
The sum of all forces acting on the object is zero. In static equilibrium, the sum of all forces acting on the object is zero. The sum of all forces acting on the object is zero. According to Newton's first law, such object is in state of rest. According to Newton's first law, such object is in state of rest. Such object is in state of rest and remain in state of rest and remain in state of rest because there is no external resultant force, because there is no external resultant force, because there is no external resultant force is acting on it. ठीक है जी। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मींस अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम कितना होता है, जीरो होता है। लेट्स स्टार्ट राइट अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। Dynamic equilibrium. In dynamic equilibrium, the sum of all forces. In dynamic equilibrium, the sum of all forces. In dynamic equilibrium, the sum of all forces acting on the object is zero. In dynamic equilibrium, the sum of all forces acting on the object is zero. According to Newton's first law, according to Newton's first law, according to Newton's first law, such object is moving. According to Newton's first law, such object is moving and keep on moving and keep on moving. According to Newton's, ये एक लाइन अकॉर्डिंग टू से बताइए एक लाइन। according to Newton's first law, according to Newton's first law, such object is moving. Such object is moving and keep on moving and keep on moving with the constant velocity. अरे आज तो मुस्तकीम भाई भी आए हुए। हेलो मुस्तकीम, कैसे हैं आप? And keep on moving. Such object is moving and keep on moving with the constant velocity. Keep on moving with the constant velocity. With constant velocity in straight line. In straight line. The acceleration of the object is zero. The acceleration of the object is zero. The acceleration of the object is zero because there is no external resultant force.
because there is no external resultant force. Okay, because there is no external resultant force acting on it. सर वो एक्सेलरेशन जीरो के बाद क्या लिखवाया था आपने? Acceleration is zero because there is no external resultant force acting on it. सर मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती हैं लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड, शाबाश। और स्टैटिक के अंदर वैसी सारी जीरो होती हैं। वैसे वो तो जीरो होती है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करता है रेस्ट वाली, ठीक है ना? सही सही सही। ठीक है जी। अच्छा जी, बाय रेफर टू द मोशन ऑफ द मैन स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ही इज इन इक्विलिब्रियम। जी, the glider is moving with the constant velocity in straight line, है ना? The acceleration of the glider is zero, which means it is in state of dynamic equilibrium. किस स्टेट में है भाईजान? Dynamic equilibrium. Is that clear now? सर रिपीट कर देंगे दफा लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। The glider is moving with the constant velocity in straight line. The glider is moving with the constant velocity in straight line. The acceleration of the glider is zero, hence it is in dynamic equilibrium. Hence he is in dynamic equilibrium. जी मुस्तकीम साहब, सही है? State the difference in height between A and B. Show that, sorry, क्या हो गया मुझे? Show that, नज़ला हो रहा है सुनो मुझे बहुत। Show that the difference in height h between A and B is 3200 meters. जी, तो ये जो हाइट बच्चों आपको बताइए कितनी है? 3200 meters. ये कैसे प्रूव होगी? सर साइन वगैरह लगा सकते हैं। साइन वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, सो सर ये कह सकते हैं कि ग्लाइडर जो है टर्मिनल वेलोसिटी में इसकी वजह से हाँ डायनामिक बेटा, इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बिल्कुल, ये टर्मिनल वेलोसिटी पे बिल्कुल सही कह रहे हो। सर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें पहले तो हाइट पता चल जाएगा ग्लाइड पाथ, ये बात पता चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। फिर उसके जरिए फिर हम लोग साइन रूल लगा के हाइट पता कर लेंगे। बिल्कुल सही है। या हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये ग्लाइडर अगर यूं उड़ रहा है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से हमें एंगल पता है, ठीक है ना? ये देखो, ये ग्लाइडर अगर यूं उड़ रहा है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल। रुको मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, गिचपिच हो रहा है, रुको एक से। ये वेलोसिटी v है, अब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। बाय द वे, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है? वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, ये अगर 24 है तो ये एंगल 24 होगा ना? z बन रहा है ना, देखो, ठीक है जी। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 47 sin 24 हो जाएगा, है ना? जी सर। और कितनी देर में ये हाइट इसने ट्रेवल की होगी? 2.8। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, v = s/t का, क्योंकि अब वर्टिकल वेलोसिटी के लिए भी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो s किसके बराबर हो जाएगा? v × t के। v × t के बराबर होगा s = v किसके बराबर होगा? 47 sin 24 × 2.8 मिनट्स है, जिसको मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा हमें किससे? 60 से, ताकि सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या आंसर आ रहा है? 3 to 1 सर
3211 आ रहा है, 12 आ रहा है। 3312, वो जो अप्रोक्सीमेटली 3200 उसने दिया है ना 3200 आ रहा है। जी। अच्छा बच्चों, ये जरूरी सर? नहीं है कि इसके कंपोनेंट बनाएं, ठीक है। एक मिनट हामिद, लेट मी कंप्लीट। हो सकता है कि कुछ बच्चे कहें कि नहीं सर, हम पहले ये डिस्टेंस निकालना पसंद करेंगे और उसके बाद जो है हम साइन रूल लगा, साइन को इस्तेमाल करके ये हाइट निकालेंगे। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। आप चाहो तो ये डिस्टेंस पहले निकाल लो, ये हो जाएगा 47 इंटू 2.8 इंटू 60। कितना डिस्टेंस आ रहा है ये ए टू बी का? कितना डिस्टेंस आ रहा है ये ए टू बी? अगर हम निकाल, कितना आ रहा है? 7896। 896, ये डिस्टेंस आ गया। अब बाय द वे, अगर ये h निकालना है और ये हाइपोटेनस है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका क्या निकालोगे तुम? साइन 24, 7896 का साइन 24, क्या वैल्यू आ रही है? सर वही आ रहा है सेम 3211। जी। Yes, sir. तो आ रहा है। बेटा जिस तरीके से आपका दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हामिद यही चीज पूछ रहे थे? नहीं सर, ये मैं पूछा था 47 sin 24 है, ये स्पीड भी कह सकते हैं और फिर किसी जगह पे हम उसको फोर्स भी कह सकते हैं क्या? नहीं, इसको फोर्स तो नहीं कह सकते, फोर्स थोड़ी होगी, स्पीड है हाँ ना। सर, हाँ सर। अच्छा जी, इज दैट क्लियर? किसी ने कोई सवाल पूछना है? आयशा, अजान, चांदनी, हाजरा, नहीं सर, ईमान, समझ आ गया। ठीक है, असद, रहीम, नूर, यारिफ, वलीद, वेल्स होस्ट, किसी ने कोई सवाल पूछना है? अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है जी नेक्स्ट सवाल, फॉर द मूवमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम ए टू बी डिटरमाइन द डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी बताइए मुझे कि जब भी आदमी ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? कम हो रही होगी नहीं ऊपर से नीचे। हाँ, कितनी हाइट नीचे आया बच्चों ये? 3200। हाइट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हाइट ली जाती है, ठीक है, ना कि ये ए टू बी का डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट के रिस्पेक्ट से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, तो हम ये हाइट लेंगे, ठीक है। तो कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया होगा? लेट्स सी। क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। mgh। मास कितना गिवन था इसका? 85 है ना, जी। और 9.81 ग्राम नहीं था, क्या हो गया, बिल्ली का बच्चा नहीं आ रहा, किलोग्राम। और हाइट कितनी है? 3200 जी। फिर ये तो कुछ 26 लाख बन रही है कुछ। 2.6 into 10 की पावर 6। तो क्या हो गया, एनर्जी है ना इंसान की, क्या हो गया? सही है। 2.7 into 10 की पावर 6। 6, ठीक है, ये 2.7 मेगा जूल्स है ना। सही सही है सही। अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से सुकून से मेरा सवाल सुनना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है? तो बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे, किसने बोला था टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड? सर मैंने। वेरी गुड। टर्मिनल वेलोसिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका वेट किसके बराबर होता है? नॉर्मल एयर रेजिस्टेंस के बराबर। एयर रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है जी। तो या तो आप सिंपली इसका वेट निकाल लें, वो वेट ही किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। एक तरीका इसको ये भी करने का है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है इसका, एक और तरीका भी है इस सवाल को करने का। बाय द वे,
ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब मेरा सवाल बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो रहा होगा? सर इंक्रीज हो रही होगी ना? नहीं नहीं बेटे, सर, कांस्टेंट, वेलोसिटी तो सेम है ना सर, mv स्क्वायर v तो सेम रहेगा। हाँ बेटा देखो, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है और उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा होता, सही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा होता। और अगर, हाँ बोलो, फिर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस में चेंज होगी एनर्जी? हाँ वेरी गुड, कुछ शुक्र है, कुछ आप दिमाग चलाए। कौन है ये? कुरत है ना ये? जी सर। वेरी गुड कुरत, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये बताइए मुझे कि अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं जा रही तो यकीनन किस पे कन्वर्ट हो रही होगी? फिर लॉस हो रही होगी वो एनर्जी, किस फॉर्म में? हाँ लॉस में, हीट की फॉर्म। या दूसरा तरीका उसका सुनो, इट कैन बी डूइंग वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, है ना? सही है। एयर रेजिस्टेंस इस पे नेगेटिव वर्क कर रही होगी। देखो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। देखो अगर मैं इसका वेट निकालूं, वेट कितना होगा बच्चों जरा बताना मुझे। 833.85। दैट विल बी 85 मल्टीप्लाई बाय 9.81। क्या आंसर आ रहा है इसका उसामा? 833.85। 33.85। ये एक तरीके से 833.85 एक तरीका ये है। दूसरा बड़े ध्यान से सुनना, जब ये ग्लाइडर मैन ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस इसकी मोशन के अपोजिट होगी, है ना? जी ठीक है, और इस एयर रेजिस्टेंस ने इस पे नेगेटिव वर्क किया होगा, है ना? जी। अभी हमने निकाला कि इसकी कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है उसामा, कितनी हुई है? 2.7 into 10 to the power 6 जी जूल्स। सर 6। अच्छा वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? W is equals to F into S, ठीक है। ये बताओ A से B तक का पाथ भी कुछ लोगों ने निकाला था, कितना निकला था ये पाथ? 47 into 2.8 7896 into 60, तो ये 7896। तो ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है S, और कितनी एनर्जी या नेगेटिव वर्क कितना हुआ होगा? जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 2.7 into 10 to the power 6। यही हो जाएगा? जी सर। अच्छा जी, अब इसको लगाते हैं 2.7 into 10 to the power 6 is equals to F, और S हम लेते हैं 7896। डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है? 342 आ रहा है। 342 यस। तो फिर तो गड़बड़ हो रही है भाई, कोई फिर तो गड़बड़ है कोई। एक मिनट रुको, इसकी सर मार्किंग उसमें जो आपने वेट से निकाल के बताया उसमें तो 833.85 आ रहा है। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं ना मार्किंग स्कीम इसकी। लेट्स जस्ट अ मिनट, मार्किंग स्कीम में वो क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अच्छा हाँ, हमने उसमें क्या गड़बड़ की है, वेट वाली कहानी में हमने थोड़ी सी गलती की है ना, हमने एंगल नहीं इस्तेमाल किया ना। कैसा एंगल सर? मैं बताता हूँ, एक मिनट। सही है, देखो हमने 340 तो निकाल लिया ना, ये तो निकल आया ना, ये देखो ये पहले तरीके से उसने किया हुआ मार्किंग स्कीम में, ये रहा, दिख रहा है सबको? जी ये देखो, ये रहा, ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके से उसने वेट की टर्म में किया है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेट जो कि आपकी पाथ के डायरेक्शन में होगा। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने एक छोटी सी गलती की है, हमने डायरेक्ट वेट निकाल लिया, हालांकि डायरेक्ट वेट निकलेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ गलती, ठीक है। ये बताइए कि मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाई है एयर रेजिस्टेंस की, जो कि यूं काम कर रही है, देख रहे हो मैंने इस तरीके से काम बनाई है।
जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। वेट किधर काम कर रहा होगा? डाउनवर्ड चेक कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये जो पाथ है जो बना हुआ है, इस पाथ की रिस्पेक्ट से अगर वेट के उस दो कंपोनेंट्स बनाओ, तो एक कंपोनेंट वेट का इस पाथ के पैरेलल होगा और एक वेट का कंपोनेंट इस पाथ के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा। देखो मैं जैसे इंक्लाइंड प्लेन अगर तुम लोगों को याद दिलाऊं, ये आदमी है, ये उसका वेट है, एक उसका वेट का कंपोनेंट जो हमने कल भी सवाल किया था, याद है वेट का, या हमने वो कंपोनेंट निकाला था जो कि स्लोप के पैरेलल था, याद है जो हमने स्लोप वाला कल सवाल किया था? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। ये 24 का अगर एंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 24 है ना, और वेट का वो कंपोनेंट जो कि इसके पाथ के पैरेलल है वो है W साइन या कॉस साइन 24। ठीक है जी, W साइन 24। तो बाय द वे एक्चुअली में जो हमने वेट निकाला है ना 833.33, इसका क्या करो साइन 24 ले लो, तो वो बेसिकली वो फोर्स आएगा जो कि एयर रेजिस्टेंस के होगा। लेना जरा उसामा। सर ये जो तुमने वेट का तो सिंपली फॉर्मूला mg होता है। mg होता है ना, लेकिन हमें देखो एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है ना, तो हमेशा 35 आ रहा है ये तो, है 35 आ रहा है सर ये तो, 34.6। नहीं ना, 833 का, 83 का नहीं गधे। वेट एक मिनट, 89 मल्टीप्लाई बाय 9.81 सर इनटू वही साइन 340 आ गया, 340 आ 340 गया। आएगा ना, वही आएगा आंसर। सर जी ये समझ नहीं आया साइन 24 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि mg है खाली फॉर्मूला। हाँ सर ये वापस समझा दे, समझ जी नहीं आया वेट ये का वाला। फॉर्मूला बिल्कुल सही है हमें, मैं वापस समझा देता हूँ। देखो ठहरो एक मिनट, ठीक है। अच्छा जी, देखो ये हमारे पास ग्लाइडर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है हामिस और हमारे प्यारे दोस्त मुस्तकीम भाई, ये मुस्तकीम आप हैं, ठीक है। ये ग्लाइडर की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस या अपोजिंग फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के कैसे लगता है? अपोजिट। अपोजिट, तो यूं लगेगा एयर रेजिस्टेंस, है ना। यस। ठीक है, अच्छा जी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेट यूं लग रहा है, तो अब मुझे बताओ हामिस, क्या वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। हामिस ये एंगल कितना गिवन है हमें? 24 का, तो इसका मतलब है हमें वेट का वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। एक मिनट यार, माइक तो म्यूट करो अपना, ठीक है। वेट का हमें वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास इस एयर रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो अगर हम वेट के दो कंपोनेंट्स बनाएं, एक कंपोनेंट ये जो पाथ है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी रिस्पेक्ट से एक इसके पैरेलल हो जाएगा यूं, और एक इसके कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, सही है। इंक्लाइंड का एंगल मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्लाइंड का एंगल हमेशा उठ के यहां आता है, तो ये हो जाएगा 24। तो ये वाला कंपोनेंट होगा W cos 24, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? W sin 24, ठीक है। तो W मतलब अपोजिट sin, लेना है जो आपको कैंसिल आउट कर दे रेजिस्टेंस से आपको। जी 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है जी। टर्मिनल वेलोसिटी में क्यों है हाजरा? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम 0 होगा ना, सारे फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं हाजरा। इसका मतलब यह है कि यकीनन इस पे अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा, है ना। कोई मुझे बताएगा अपथ्रस्ट का फोर्स क्यों लग रहा होगा इस पे? सर क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड्स भी तो है, ग्रेविटी के अपोजिट जो होगा। किसके किसके, कौन है ये? बोलो दोबारा। ग्रेविटी के अपोजिट सर। नहीं 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 नहीं, कोई तो वेट जो डाउनवर्ड भी तो लग रहा है। वेट डाउनवर्ड लग रहा है। और कोई बच्चा, कोई पढ़ा लिखा बच्चा, कुरत बताओ अपथ्रस्ट क्यों लग रहा होगा इसके ऊपर? सर वो फ्लूइड में शायद इस वजह से एयर है, अब फ्लूइड है, बिल्कुल सही है। और कोई चीज? फोर्सेस को ध्यान से देखो, एयर रेजिस्टेंस को कौन सा फोर्स कैंसिल कर रहा है? W sin 24। अपथ्रस्ट कहाँ होगा?
सर Cos W 20 cos 24 को कैंसिल करने के लिए अब थ्रस्ट लगाना होगा। हाँ, W cos 24 को भी तो कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगा। अच्छा अच्छा वही तो कह रहा था सर, वेट के वेट के कंपोनेंट के बोलो ना, पूरी बात बोलो ना। सही सही। अच्छा जी, चले, सर हो गया अगर ये, यहाँ तक समझ में आया? अगर बोलो। इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए वो होगी, क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जी जी, नहीं नहीं डायनामिक हाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आ गया भाई, अगला प्रेशर पे भी पहुंच गया वो। अब थ्रस्ट है तो प्रेशर पे भी पहुंच गया वो। देखिए, द प्रेशर इन स्टिल एयर, प्रेशर डिफरेंस होगा जब भी तो अब थ्रस्ट लग रहा है। द प्रेशर इन स्टिल एयर एट ए इज 63 किलो पास्कल्स। ठीक है जी, द प्रेशर ऑफ द स्टिल एयर एट ए इज 63 किलो पास्कल्स. At B, the pressure is 92 kilopascals. Assuming the density of air is constant between A and B, determine the density of the air. ये सवाल कौन करेगा? सर रो जीएच होता है तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर कर देंगे। देखो, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है ना, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इस प्रेशर का क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे ना हम। एवरेज प्रेशर निकालेंगे, एवरेज प्रेशर निकालने के बाद उसको रो जी एच में लगा के इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। करो। जी, कितना आ रहा है? हाइट कितनी आई थी? हाइट तो यही आई थी ना, कितनी आई थी हाइट? 3200 थी ना हाइट। तो डेप्थ लेंगे ना, ए बी वाला पाथ थोड़ी लेंगे, डेप्थ ली जाती है। सर क्या थी हाइट? 3200? हाँ, 3200 2.5 है। 2.5 2.5 गलत लग रहा है मुझे आंसर। चेक कीजिए दोबारा से। 0.92? 0.92 कुछ सही लग रहा है मुझे। 0.92 फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है। 2.5 नहीं हो सकता। सर चेंज इन प्रेशर निकालेंगे ना सर, इसको किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय जीएच कर देंगे, जो जी 9.81 देखो है। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया है कि एयर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, या 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। तो अगर किसी का आंसर 2 आ रहा है तो वो तो पहले ही समझ जाए कि ये आंसर गलत है। एयर की डेंसिटी याद है, मैंने बताई भी एस्टिमेशंस के लिए तुम लोगों को, कितनी होती है? 1 से लेके 1.2 तक हो सकती है। यानी जैसे कि उसका उसामा का जो आ रहा है 0.92 विच इज वेरी क्लोज टू 1, तो ये आंसर मैं ठीक मान सकता हूँ। इसको चलो मैं मान भी लूँ कि ठीक है, लेकिन 2 वाला आंसर ठीक नहीं है। एक्चुअली में आप सबसे पहले इसका एवरेज प्रेशर निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? 92 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? ये एवरेज प्रेशर कितना आ रहा है? यही क्या है ना उसामा? के है ना सर मैंने ये नहीं किया, मैंने सर उसको चेंज निकाल दिया था मैंने, उसके बाद अच्छा, फिर चेंज निकाल लिया, सही है, ठीक है। तो चेंज, हाँ सही है, चेंज भी वैसे निकाल, चेंज ही निकालेंगे, बल्कि चेंज इन प्रेशर निकालेंगे। क्या आएगा भाई? 92 से माइनस 63, क्या आंसर आ रहा है? सर 29,000 लिखेंगे इसको, क्योंकि पास्कल है ना सर। 29,000 पास्कल्स डिवाइड बाय जीएच कर देंगे। अब हम लगाएंगे डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। 29,000 इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमें निकालनी है 9.81, और हाइट हमें कितनी गिवन है? 3200। हाँ, निकालें क्या वैल्यू आ रही है डिफरेंस इन प्रेशर के बाद? 0.92। सर 0.92 आपने क्या कहते हैं एवरेज में कहा था, उससे नहीं आ रही थी। एवरेज से नहीं, डिफरेंस निकाले उसका, एवरेज ना सर एवरेज का तो आपने नहीं बताया था मैं पहले कि एवरेज हमें निकालना होता है। एवरेज नहीं निकालने है उसका, 0.92 निकालिए, एवरेज नहीं निकालिए। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं ना मार्किंग स्कीम में क्या बोला है उसने। डिफरेंस निकलेगा यकीनन। डबल 0। हाँ,
हाँ ये देखो ना डिफरेंस सर निकाला। आपने डिफरेंस ही लिखवाया हुआ है नोटबुक के अंदर, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जीएच। आपने जो डेरिवेशन करवाई थी उसमें ये डिफरेंस ही लिखा हुआ है। उसमें यही लिखवाया था आपने। डिफरेंस है ना, हाँ डिफरेंस इन डिफरेंस प्रेशर। लिखवाया ठीक है था। चलो ठीक है। इन डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से आप पे क्या बन रही होगी, अब थ्रस्ट बन रही होगी, है ना? यस सर। जी जी जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है, अच्छा क्या ये सवाल उस तरीके से हो सकता है जिससे अभी हम लोगों ने वो किया है? वैसे मार्किंग स्कीम में तो नहीं है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा उंगली करें फालतू में और हम जरा इसको देखें कि अभी हमने निकाला था कि वेट का कंपोनेंट कितना है, 85 इंटू 9.81 इंटू कॉस 24 है ना? यस ठीक, अच्छा जी, ये हमारे पास अपथ्रस्ट का फोर्स है जो कि डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया। हाँ पर एरिया नहीं है ना हमारे पास, एरिया होना चाहिए। एरिया के बगैर कैसे निकालेंगे फोर्स? एरिया नहीं है हमारे, ग्लाइडर का एरिया नहीं है ना, ग्लाइडर का एरिया चाहिए होगा ना। ठीक है, डेल्टा पी हमने बराबर लिया है अपथ्रस्ट अपॉन एरिया के ना। डेल्टा एफ क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है ना, याद करो या भूल गए हो? याद है सर। याद है। उससे फिर एरिया नहीं, अगर एरिया गिवन होता तो फिर हम इस फॉर्म इस तरह से भी निकाल सकते थे। तो सर एरिया किस ये चीज का वाला होता है? मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मैंने इसका ऐसा सवाल देखा था रात को बुक के अंदर एरिया। हाँ होगा, होता है ऐसा सवाल, बिल्कुल होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल लाजमी होता है। सर एरिया प्लस बंदे का होगा। एरिया ग्लाइडर का होगा ना, बंदा जा रहा है ना, बंदे का एरिया लोगे ना, फिर किसका एरिया लोगे? और नीचे जो तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है उसका एरिया लोगे क्या? सर नहीं सर, लॉकडाउन। गुड यार। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास। ये वैसे देख के ना मुझे एक बहुत ही छिछोरी मूवी याद आ गई। याद है आप लोगों को एक बकवास मूवी आई थी सलमान खान की, रेस 3? यस सर। वो आधा घंटा देख के मैं पागल हो गया, मैंने वो बंद कर दी। मैंने कहा भाई वो क्या रहा है इसके अंदर? अच्छा सर जी, एक ही सीन देखा था, इसमें गन की लॉजिक बदलती थी कि गन किस तरह चलती है। हाँ वो भाई एक वो मूवी और एक वो ऋतिक रोशन की बैंग बैंग है। समझ में नहीं आ रहा, कभी वो गन चला रहा है, कभी मोटरसाइकिल ले आता है, फिर एकदम से घोड़ा निकल आता है। भाई सारे उसने पाल के रखे हुए, जेब में रखे हुए, सब कुछ बाहर आ रहे होते हैं एकदम से। सर ये वर्क एनर्जी सर कवर हो जाएगा कैमरेज की कंप्लीट? रिपोर्ट दे सर, कैमरेज की हाँ। रिपोर्ट दे, क्या सोच रहा है करने का कैमरेज? कैमरेज ये बोल रहा है कि मुस्तकीम क्लासे लेता नहीं है, तो इसलिए मुस्तकीम का एक्सपेक्टेड डेट कम जाएगा। सर एक्सपेक्टेड पे जा ही नहीं रहा, अगर जा रहा होता तो सुकून होता। ये यार स्कीम देख कैमरेज वालों की नहीं है सर, ये आपकी स्कीम है। नहीं, एक्सपेक्टेड के ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। ठीक है ना? अच्छा जी, वर्क के बारे में क्लियरिटी हो गई आप लोगों को सबको? अभी जो मैंने बेसिकली यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क जो आपको कैलकुलेट करना सिखाया, नेगेटिव वर्क को समझ में आ गया आप लोगों को? नेगेटिव वर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको हम कहते हैं पावर। पावर क्या चीज होती है? व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। या चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है इसका? एक सेकंड में कितना वर्क हुआ या एक सेकंड में कितनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी पावर बोलते हैं। पावर के हमारे पास दो फॉर्मूलेज हम बना सकते हैं। एक होता है वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो चेंज ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम भी पावर होता है। ठीक है, पावर भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? इट इज जूल्स पर सेकेंड
या हम उसका ड्राइव यूनिट एक बनाते हैं वॉट्स, जेम्स वॉट्स के नाम से, जिसका सिंबल कैपिटल W है, ठीक है। और इसका बेस यूनिट क्या होता है, kg m2s-3, ये इसका बेस यूनिट होता है, ठीक है जी। सर तो GS-1 क्या है? ये भी इसका यूनिट है। जूल्स को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा है? जूल्स को फिर मैंने कन्वर्ट किया ना kg-ms-2 में, m2s-2 में। सर बेसिक कौन सा और वो कौन सा है? SI? ये बेस यूनिट, ये सारे बेसिक यूनिट्स है ना, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली पावर। एक सेकंड में हमारे पास कितनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, उसको हम पावर कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक बल्ब है, उस बल्ब पे लिखा हुआ है क्या, 100 वॉट्स। 100 वॉट्स का क्या मतलब है भाई, व्हाट इज मीन बाय 100 वॉट्स? 1 सेकंड में 100 पावर चेंज हो रही है सर। एक सेकंड में 100 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इट कन्वर्ट्स 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म इन 1 सेकंड। लेकिन यहाँ हम ये वर्ड कह रहे हैं अदर फॉर्म। अदर में हमारी कुछ यूजफुल होती है और हमारे लिए कुछ यूजलेस होती है। तो कोई भी मशीन कितनी यूजफुल एनर्जी कन्वर्ट करती है और कितनी यूजलेस एनर्जी हमें देती है, उसको हम उस मशीन की एफिशिएंसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा रह गया। पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पावर के बारे में देखिए। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी पावर होती है। जैसे कि हमारे पास एक गाड़ी है, वो चल रही है, लेट्स से कांस्टेंट वेलोसिटी से v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। तो इस गाड़ी के ऊपर कांस्टेंट वर्क हो रहा होगा या कांस्टेंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा होगा। कांस्टेंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा होगा, जब भी तो इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? जितना फ्रिक्शन है उतना ही इंजन का थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा कॉन्स्टेंटली, जब भी आपके पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मूविंग ऑब्जेक्ट की भी कुछ पावर होगी। इधर अपनी तक क्या करो, ठीक है, किधर चले जाओ, अपनी तक क्या करूं, देखो तो जरा कहाँ आ रहे हो। वही तक क्या है हमारी, कौन सी तक है मेरी? तो चाइनीज आ गए थे हमारे इसमें। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, और वर्क का फॉर्मूला मैं भी बनाया था F इंटू एस अपॉन टी। ये बताइए S अपॉन टी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर जो है उसका क्या फॉर्मूला होगा, F FV। इंटू FV, ठीक है। जो फोर्स हमारा इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स बाय इंजन, या यही फोर्स बाय फ्रिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल होगा, जब भी तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। बाय द वे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंटेड हो, और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कैसा चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी विद स्ट्रेट लाइन चल रहा हो, तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब है पावर भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। इसमें किसी ने कोई सवाल पूछना है? सर आप ये एक बार और समझा देंगे प्लीज? एक दफा और समझा दूं बेटा। ये फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल करना है हमने जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन हो रही होगी ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि फोर्स भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पावर की वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होगी।
ठीक है, बड़ी सादा लैंग्वेज में यूज दिस फॉर्मूला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट्स इट। ज्यादा लंबी करने की जरूरत ही नहीं। सही फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ ये आप फिर से बता देंगे? ये यहाँ से हुआ है ना, नहीं वर्क ये डन s अपॉन t s कहाँ से आया? fs कहाँ से आया? W किसके बराबर होता है? वर्क। F into नहीं अच्छा सही जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? चलें फिर यहाँ पे आज रोकते हैं हम। सर ये इसकी बुकलेट वहाँ कॉलेज में है क्या? वर्क एनर्जी पावर की मेरा ख्याल है होगी, पड़ी भी होगी। सर आपसे एक क्वेश्चन करना था। सर दिसंबर में देनी थी तो अभी इन्होंने छपाई नहीं होगी, आप हमें अलग से दे दें अभी से। भेज दी ना मैंने, उसी में तो भेज दी, बुक 2 में ही है सारे टॉपिक्स। चाहिए है? सर। हाँ क्या पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछना था तुमने? सर मैं ये पूछ रहा था, हमारे इन्होंने ना मिड टर्म में प्रैक्टिकल्स भी रखे हैं, तो वो कैसे होंगे? बेटा वो मुझे नहीं पता अभी तक, हो सकता नहीं होंगे ऑब्वियसली, अगर लॉकडाउन है तो आपको नहीं बुलाएंगे ना, फिर प्रैक्टिकल नहीं होंगे। सर वो मैंने मिस सुमेरा से पूछा था, उन्होंने कहा कि वो रीडिंग दे देंगे, बाकी सब फिर आप लोग कर लेना। हैं हाँ पता तो नहीं वही तो सर। असल काम है। ये कौन सा रीडिंग प्रैक्टिकल है? रीडिंग ही तो लेनी होती है, बाकी बचा क्या? मतलब कैलकुलेशन करने का। चलो खैर देख लेंगे। सर बात तो वही होगी, पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा, पेपर 3 मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कैसे होगा यार, और सारे स्कूल्स तो प्रैक्टिकल कोई कुछ एग्जाम ही नहीं ले रहा बेसिकली। तो सर एग्जाम्स कहीं भी नहीं हो रहे, कहीं हो रहे हैं। हाँ कहीं भी नहीं हो रहे, वो यहीं पे हो रहे हैं। खैर क्या बोलूं मैं, खैर चलें ठीक है भाई। ये कहा गया जनवरी में लेंगे। हाँ जनवरी का आया, सही बोल। चलें ओके, अल्लाह हाफिज।